चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये बेसिक से प्लॉट्स देखे थे। एक मतलब जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला प्लॉट था लाइन प्लॉट, सही है, जो कि हमारे पास बायवेरिएट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। और बायवेरिएट का मतलब क्या है? दो कॉलम्स या दो क्वांटिटीज़ पे अगर हमने कोई एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम लाइन प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। अब वो दो कॉलम्स या दो क्वांटिटीज़ किस तरह की हो सकती हैं? एक न्यूमेरिक मतलब दोनों न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं या न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल भी हो सकती हैं। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल और कैटेगरी वाइज डेटा मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसके लिए हम जो कैटेगरी होगी उसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, जैसे ईयर हो गया हमारा। ईयर वैसे दिखने में एक नंबर है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, जब टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ईयर को क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कोई और कैटेगोरिकल कॉलम हो सकता है, कोई स्ट्रिंग वाला कॉलम हो सकता है, तो उसको हमने क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना होगा और वाई एक्सिस पे हमारा न्यूमेरिकल डेटा जाएगा। और अगर हमारे पास दोनों ही न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं तो फिर क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दोनों में से कौन इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पर रखेंगे। अब जैसे इसकी हमने बात की थी टाइम और लेट से क्या एग्जाम्पल दी थी, सैलरी की दी थी, क्या कहा था? लेट से चलें टाइम, और टाइम बढ़ रहा है, कोई एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है तो टाइम बढ़ रहा है और टाइम के बढ़ने के साथ उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और इसीलिए उसकी सैलरी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा हर मर्तबा तो नहीं होता। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी सैलरी फिर भी 2-3 साल तक कॉन्स्टेंट ही है, बढ़ नहीं रही। ठीक है, तो अब ये दो क्वांटिटीज़ हैं, लेट से एक सैलरी की वैल्यू है और एक आपके पास टाइम है, मतलब ड्यूरेशन है। ठीक है, मंथ्स में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है या ईयर्स में हो सकता है। तो क्या होगा, बेसिकली वो हमारा कैटेगोरिकल कॉलम कंसीडर होगा, हालांकि वो न्यूमेरिक है लेकिन उसको कैटेगोरिकल कंसीडर करेंगे। और क्या करेंगे उसके लिए, हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे उस ईयर को या उस ड्यूरेशन को, उस टाइम को, और वाई एक्सिस पे हमारी सैलरी की वैल्यू आ जाएगी। इन अदर हैंड अगर हम इसको देखें, अगर दोनों को हम न्यूमेरिकल कंसीडर भी करते हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दो क्वांटिटीज हमें न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए, तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। अच्छा भाई, समझ आ गया, एक रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है। लेकिन अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कम हो रही है या नहीं हो रही? अगर वो भी कम हो रही है मतलब एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है। ठीक है, एक क्वांटिटी कम होती है दूसरी भी कम होती है, तो ये क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन ऐसी चीज़ जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम जैसे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम मतलब हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है, हमारे हेयर्स हो गए, ठीक है, नेल्स हो गए, क्या है, ये सारे बढ़ते हैं। तो हमारे मतलब टाइम के हिसाब से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहे हैं। ठीक है ना। और अगर हम इसकी इन्वर्स रिलेशन देखें, मतलब अगर इसका इनडायरेक्ट रिलेशन देखें तो क्या होगा, लेट से इतना बड़ा रूम है, हमने इतना बड़ा रूम तैयार करवाना है। ठीक है, अब लेट से हमें जो लेबर है उसने एस्टिमेट दिया कि भाई 8 बंदे काम करेंगे और इस तरह का रूम 1 महीने में तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 8 लोग काम करेंगे, इस तरह का रूम 1 महीने में तैयार हो जाएगा फुल। लेकिन अब आप लोग सोच के बताएं कि अगर मैं नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ा दूँ, 8 से 16 कर दूँ, तो अगली क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जो ड्यूरेशन है, मंथ का ड्यूरेशन हो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं जो नंबर ऑफ़ लेबर्स थी, नंबर ऑफ़ पीपल थे, और 8 थे ना इनिशियली, अगर उसको 4 कर दिया मैंने, तो अब 1 महीने के बजाय क्या हो जाएगा, दूसरे महीने में फर्क, मतलब 2 महीने लगेंगे टोटल बनाने के लिए। तो अब समझे बात को कि नंबर ऑफ़ पीपल क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल एक क्वांटिटी और दूसरी क्या है, ड्यूरेशन, टाइम हो गया। तो कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है, क्या टाइम, मतलब इस रूम को तैयार करने का जो ड्यूरेशन लग रहा है वो नंबर ऑफ़ पीपल पर डिपेंड कर रहा है या नंबर ऑफ़ पीपल इस टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ़ पीपल क्या उस टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब 2 महीने दोगे तो 4 लोग काम कर सकेंगे, क्या ऐसा तो रिलेशन नहीं है ना। मतलब इस तरह तो नहीं हम इसको समझ रहे ना कि भाई 2 महीने लगेंगे, मतलब 2 महीने दोगे तो ही 4 लोग काम करेंगे। ठीक है, और अगर 1 महीना दोगे तो 8 लोग काम करेंगे। मतलब ये थोड़ा सा सेंस नहीं बना रहा। अच्छा, इसका जो मतलब सेंस बना रहा है वो क्या बन रहा है कि नंबर ऑफ़ पीपल के साथ आपका जो टाइम है वो रिलेटेड है या वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नंबर ऑफ़ पीपल हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पीपल इस सिनेरियो के अंदर अगर हम लेके चलें तो क्या होगा, हमारे एक्स एक्सिस पर प्लॉट किए जा रहे होंगे।
ठीक है। और भी इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, तो थोड़ा बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट है, मतलब वो बड़े या कम हो, ठीक है। वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन दूसरी क्वांटिटीज़ जो हैं वो इस पर डिपेंड कर रही होंगी, ठीक है। तो खैर यह हमारे पास बायवेरिएट एनालिसिस होता है इन दो सिनेरियोज़ के लिए, ठीक है। और बहुत बेसिक से हमने काम किया था, ये प्राइस थी, ये ईयर था मेरे पास, और मैंने सिंपल PLT यूज़ करके प्लॉट का मेथड यूज़ किया, सॉरी फंक्शन यूज़ किया, और इसको बता दिया। पहले वाला क्या होता है मेरा एक्स एक्सिस, जो मैं पहले लिखूंगा वो एक्स एक्सिस पे जाता है, सेकंड वाला कहाँ जाता है, वाई एक्सिस पे जाता है। प्लॉट के ये प्लॉट आ गया। अच्छा, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। मेट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट SPLT करके इसको लिखना पड़ेगा। सी बॉन्ड के साथ फिलहाल काम नहीं कर रहे, लेकिन इसमें एक डेटा सेट है वो मुझे इंपोर्ट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस लाइब्रेरी को लिखा है, लेकिन ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। फिलहाल क्या किया, नमपाई को भी इंपोर्ट कर लिया, पांडास को भी इंपोर्ट कर लिया। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब आप मेट प्लॉट लिब या सी बॉन्ड के साथ काम करें तो इन चारों के कॉम्बिनेशन को इंपोर्ट कर लें, ठीक है, ताकि कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो आप क्या करें, डायरेक्टली उसको यूज़ कर लें। खैर सिंपल सी चीज़ थी, प्लॉट कर लिया। उसके बाद क्या देखा था हमने कि एक मेरे पास यहाँ पे डेटा सेट मौजूद है, आफरीदी वर्सेस इमरान, और इसमें ये डेटा बेसिकली कुछ इसमें ईयर्स मौजूद हैं और उन प्लेयर्स के, उन बैट्समैन के टोटल रन्स मौजूद हैं पूरे साल के, ठीक है। एक मतलब रैंडम डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं है। तो उसको हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे प्रिंट किया, तो ये हमें डिटेल देखने को मिल रही है कि भाई 2008 में आफरीदी ने टोटल इतना स्कोर किया, इमरान खान ने इतना स्कोर किया, एंड सो ऑन, सारे 2008 से 2017 तक का डेटा आ गया। इसको हमने प्लॉट किया, तो अगेन वही लाइन प्लॉट बनाया था, प्लॉट लिखा हमने, ये एक्स एक्सिस से पास किया इंडेक्स को, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इंडेक्स के हिसाब से लेट से आफरीदी का प्लॉट करना है कि कौन कौन से ईयर में उसके क्या क्या स्कोर रहे। तो क्या हुआ, हमने वाई एक्सिस पे आफरीदी की डिटेल्स पास करी, मतलब जो उसके रन्स की डिटेल्स थी, और ये हमारा प्लॉट बन गया, ठीक है। और इससे हम विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि भाई सबसे जो मिनिमम उसका स्कोर रहा है वो कहाँ रहा है, 2016 के बाद, मे बी ये 17 से थोड़ा सा आगे का ड्यूरेशन है, ठीक है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं अपने करियर में उसने सबसे ज़्यादा रन जो कम बनाए वो कौन से ईयर में बनाए, 2017 के थोड़ा सा आगे वाले मंथ्स में उसने ऐसा कुछ काम किया है। और पीक उसने कहाँ पे मारी, मतलब सबसे हाईएस्ट स्कोर कहाँ देखने को मिला हमें, 2013 एंड सम मंथ्स, मतलब कुछ आगे के मंथ्स, 2013 के कुछ मंथ्स के अंदर उसने ये स्कोर बना लिया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशन आ रही है, फ्लक्चुएशन कहाँ से कहाँ था कि 2008 से लेके 2011 तक के रन्स ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे आते हैं, कुछ इस तरह का डेटा देखने को मिल रहा है। लेकिन 11 से लेके कहाँ तक, 2013 ऑलमोस्ट हम बोल देते हैं इसको, 2011 के बाद से 2013 तक जो उसके रन्स रहे वो हमेशा मतलब कंटिन्यूसली बढ़ते ही रहे, ठीक है। तो खैर इस तरह की क्या होती है, विजुअलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन ग्राफ का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक। खैर ये एक बैट्समैन का था, दोबारा बैट्समैन का हमने क्या किया, इमरान खान का भी बनाया इस पर, और वही हमें सिंपल इंडेक्स पास किया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इमरान खान के स्कोर्स पास किए और ये प्लॉट कर दिया। तो अगेन इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, एक रफ डेटा है लेकिन आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं कि अच्छा भाई इसमें भी क्या है, 2008 में इसका स्कोर बहुत कम था, फिर नेक्स्ट मतलब जब तक कि उसने अपना करियर में मतलब मैच प्ले किए हैं उसमें इससे ज़्यादा ही स्कोर उसके रहे, ठीक है। एक ये पॉइंट हो सकता है। फिर आफरीदी का देखा था उसने 2013 के अंदर हाईएस्ट स्कोर किया था, हाईएस्ट रन्स स्कोर किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 2016 के अंदर उसने हाईएस्ट रन्स बनाए, ठीक है। खैर एक ये बहुत बेसिक सी विजुअलाइजेशन है और इससे एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या कहा था कि दोनों को एक साथ बनाना है, मतलब अच्छा तो ये होता ना कि हम दोनों को एक साथ ही बनाते ताकि हमें एक अच्छी और इनसाइट्स देखने को मिल जाती कि भाई कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा चला इस ड्यूरेशन के अंदर। तो क्या करेंगे, सिंपल दोनों लाइंस को उठा के एज इट इज़ लिख देंगे, वही चीज़ है बिल्कुल, इंडेक्स, बस पहले क्या किया आफरीदी, दोबारा से वही लाइन लिखी, इंडेक्स के बाद इमरान खान, और यहाँ पे हमने बता दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे मसला देखने को मिला था, वो क्या था कि भाई बन तो गए लेकिन मैं किस तरह आइडेंटिफाई करूँ कि कौन सी लाइन किसको शो कर रही है। अब ये मसला आ रहा है। यहाँ पे हमने बात की थी कि हम यहाँ पे लेजेंड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन लेजेंड्स किस तरह होता है, हमेशा लेबल्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो क्या किया, वही दो लाइन्स को मैंने कॉपी किया, बस लेबल लिख के मैंने आफरीदी और आगे लेबल लिखे यहाँ पे इमरान लिखा, और मैंने ये वाला
फंक्शन कॉल कर लिया लेजेंड का। तो इसने क्या किया, अब हमें यहाँ पे एक टैग ला के दे दिया, ये लेजेंड्स ला के दे दिए जो हमें आइडेंटिफाई करवा देंगे ये प्लॉट्स हैं इन प्लेयर्स के। ठीक है, तो अब कंबाइंड एक अच्छी एनालिसिस परफॉर्म हो सकती है कि भाई लेट से ये ऑरेंज वाली इमरान खान की है और ऊपर वाली आफरीदी की। तो इमरान खान ने जब प्ले करना स्टार्ट किया, मतलब मैच स्टार्ट किया, तो बहुत कम उसके स्कोर हुआ करते थे, लेकिन कब तक 2010 के करीब, ठीक है, अराउंड उसके कम रन हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, आफरीदी को मतलब क्या बोलेंगे, हाँ सरपास किया, या मतलब उससे ज़्यादा रन्स बनाए तो वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि 2013 एक ऐसा ईयर आया जहाँ पे आफरीदी के कम स्कोर से, लेकिन जो इमरान खान था उसके काफ़ी ज़्यादा स्कोर थे। है, बिल्कुल है, मैं बता रहा हूँ रैंडम लिखा हुआ डेटा ये। ठीक है, बस समझाने के लिए कि मतलब इस तरह की विजुअलाइजेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है। सही है, अगर यही चीज़ मैं डेटा आपको दिखाऊँ ना, नहीं कर सकते इतने अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब नंबर दिख रहे हैं लेकिन माइंड पिक नहीं कर सकता चीज़ों को इतने अच्छे से, अनलेस कि आप बहुत एक्सपीरियंस हो तो आप डेटा से ही पहचान पा रहे हैं। लेकिन ये ग्राफ्स क्या करते हैं, प्लॉट्स क्या करते हैं, नॉन टेक्निकल बंदे पर आपने दे दिया तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकाल के दे सकता है। ठीक है, अच्छा फिर बात की थी लेजेंड्स डिफरेंट लोकेशन पे लगा सकते हैं हम। अभी तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और मैटप्लॉटलिब खुद से इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करता है, ये हमारे लेजेंड्स को वहीं पे लगाता है जहाँ पे उसको खाली स्पेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसने यहाँ नहीं लगाया, कहीं सेंटर में नहीं लगाया, उसने वहीं लगाया। ठीक है, अगर कल को आपका ग्राफ, आपने कोई ऐसा प्लॉट किया जो आपको यहाँ पे मतलब ग्राफ देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है, इस जगह आपको ग्राफ मिल रहा है, तो वो लेजेंड्स को ऑटोमेटिकली उठा के कहीं आगे शिफ्ट कर देगा जहाँ पर उसको एम्प्टी स्पेस मिल रही होगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें इसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करना कि यार मुझे तो यहीं चाहिए, लेट से आपने कहा मुझे इधर बॉटम पे चाहिए, आप ला सकते हैं। क्या करेंगे, ये कुछ फंक्शंस मौजूद हैं, मतलब ये कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। आप क्या करेंगे, plt.legend के अंदर लॉक लिख के, ठीक है, लोकेशन याद है ना, लॉक होता था और एक आई लॉक होता था, तो लॉक बेसिकली लेबल बेस्ड लोकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो आप ऑप्शंस की जगह कुछ भी यहाँ पे चीज़ लिखें और आपको रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आपका लेजेंड ले जाएगा। तो हमने इसकी एक एग्जांपल की थी, सेंटर लिखा था हमने यहाँ पे, लेजेंड के अंदर लॉक लिखा, सेंटर पास किया तो यहाँ पे सेंटर पे आ गया था। तो मैनुअली भी हम इसको एडजस्ट करा सकते हैं, लेकिन ये कुछ लिमिटेड ऑप्शन है इनकी मदद से। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और हाँ, अब क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ एक्स पे और वाई पे लेबल दे दूँ, एक्स और वाई भी लेबल्स लगा दूँ। तो क्या करेंगे, एक्स लेबल वाई लेबल लिखेंगे, उनकी वैल्यूज़ पास करेंगे, टाइटल लिखेंगे, तो आपको टॉप पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। कलर्स हम दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर देना चाहें, कोई हार्ड कोड वैल्यू करना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हार्ड कोड ये जो टेक्स्ट है ये बहुत कम है, हेक्स कोड ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप हेक्स कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स यूज़ करने को मिल जाएंगे बनस्बत इन हार्ड कोडेड वैल्यूज़ के। ठीक है, तो फिर आपने सिर्फ कलर लिख के क्या करना है, कलर का नाम बताना है, तो आपको क्या करेगा, उसी लिहाज से कलर्स आपके ग्राफ में अपलोड कर देगा उन कलर्स के साथ। अगर आप कलर के अंदर हेक्स कोड पास कर देते तो वो क्या करता है, हेक्स कोड के हिसाब से अपना ग्राफ लोड कर देता। ठीक है, ये मतलब थोड़ी सी कस्टमाइजेशन है ग्राफ के अंदर, और बहुत इसमें फर्दर डिटेल्स मौजूद हैं। लाइन स्टाइल, आपने कहा मुझे पूरी एक सॉलिड लाइन ही चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डैश लाइन चाहिए, तो इसमें आपने डैश लिखा तो आपके पास ये डैश लाइन का पैटर्न आ गया। डॉटेड ला सकते हैं आप, डॉटेड लगाएंगे तो आपके पास ये डॉट्स में दिख जाएगी लाइन। डैश डॉट करेंगे तो एक डैश आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर डैश आएगा, फिर डॉट आएगा, इस तरीके से आपका बन जाएगा। लाइन विड्थ में क्या है, आप बोल रहे हैं लाइन मुझे बहुत थिन लग रही है, किसी एक लाइन को मुझे थिक बनाना है, हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट हो कि किसी डेटा को आपने हाईलाइट करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइन विड्थ का एक ऑप्शन होता है, उसमें आपने थिकनेस पास कर दी तो उस हिसाब से लाइन को थिक कर देगा। ठीक है, फिर मार्कर हो सकता है, आप बोल रहे हैं कि यार मुझे जो डेटा है ना मुझे उसको देखना है, तो मार्कर का यूज़ करें, और मार्कर का आपने बता दिया मुझे ओ दिखाओ, मतलब जहाँ जहाँ मेरे डेटा पॉइंट्स में मिलने हैं उसको तुम ओ से प्रिंट करो, ओ से डिस्प्ले करो। ठीक है, मार्कर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, डायमंड है हमारे पास, डॉट यूज़ कर सकते हैं, ये ग्रेटर का सिंबल, लेस देन सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फर्दर हमारे पास मार्कर में जैसे यहाँ पे डी यूज़ किया, मैंने नीचे वाले के लिए ओ यूज़ किया, तो एक में डायमंड देखने को मिलेगा, एक में आपको ओ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एंड सो ऑन।
यहाँ पर क्या है, मार्कर कलर भी आप लगा सकते हैं, नहीं मार्कर कलर, सॉरी मार्कर कलर नहीं है, ठीक है, मार्कर कलर का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पूरी लाइन का कलर सेम ही रहने वाला है। उसके बाद ये वही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लिमिट वाई एक्सिस में क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई डेटा बहुत बड़ा आ गया, आउटलायर आ गया डेटा के अंदर, यूजुअली हम पांडास के साथ इस मैटप्लॉट को यूज़ कर रहे होंगे ना, तो हमें पता है कि आउटलायर्स देखने को मिल रहे होंगे हर कॉलम के अंदर, लाजमी सी बात है। तो फिर क्या करेंगे, अगर आउटलायर डेटा में देखने को मिल गया तो देख रहे हैं कितना वियर्ड सा बिहेवियर दिखा रहा है, मतलब उस बड़ी वाली वैल्यू की वजह से वो जो पूरी लाइन का बिहेवियर है ना, मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, ये समझिएगा बात को, ये वाई वाली वैल्यू मेरे पास बहुत बड़ी हुई है, देखें डेटा क्या है, प्राइस, ये एक आखिरी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू अदर वैल्यूज़। तो इन सबको, हालांकि ये भी काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, इसने इग्नोर किया, एक पॉइंट बना के एक लाइन बना दी और डेटा को इस तरह से शो कर दिया। तो क्या करेंगे उसके लिए, वाई लिम का यूज़ करेंगे कि वाई वाले एक्सिस पे लिमिट कर दो, कहाँ से कहाँ तक को प्लॉट करो, 10,000 से लेकर 70,000 तक की हमारी वैल्यूज़ को कंसिडर करो, बाकी आगे वाली को शो ना करो एक तरीके से, ठीक है। तो उसने क्या किया, हमें जो रिमेनिंग हमारे डेटा पॉइंट्स है ना, हमने उसकी रेंज बता दी थी, तो उसने उसका कर्व हमें थोड़ा बहुत सही से यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, सही है। एक्स एक्सिस में भी ये वाला काम हो सकता है आपका, ठीक है, जो वाई एक्सिस में हो रहा था वाई लिमिट करके, या आपका वाई लिमिट वाला काम एक्स लिमिट भी हो सकता है। उसमें क्या देखा था कि यार बहुत बड़ा आपको ईयर देखने को मिल गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन एक्स लिम का यूज़ करेंगे, बताएंगे यार इतना यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे एंड करो, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आउटलायर जो होंगे वो आपके पास खुद ब खुद ही इससे हिडन हो जाएंगे, या उसको कट कर देगा, पूरा हमें आउटलायर का डेटा नहीं दिखाएगा। ग्रिड लगा सकते हैं हम ये वाले, ठीक है, ताकि हमें क्या हो, डेटा देखने में आसानी हो। क्या करेंगे, जस्ट plt.grid का एक्स्ट्रा हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या है, शो, हाँ ये शो क्या करता है, किसी को याद है? हाँ भाई हुज़ैफा, हम्माद, क्या करता है शो? देखें मसला क्या है, ऊपर देखें अगर आप लोग, मैं दिखाता हूँ ज़रा, ये देख रहे हैं, मैंने इसको बोला प्लॉट करो ईयर को और प्राइस को, और फिर मैंने इसको बाई लिमिट बता दी, लेकिन मुझे थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन साथ साथ दिखा रही है, ठीक है। और अभी हम आगे देखेंगे बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होता है। ये देखें यहाँ पे, इसको सिंपल प्लॉट बोला था, ये मुझे बता रहा है कि मतलब ये सारी डिटेल बता रहा है कि इसने लाइन प्लॉट बनाया, 2D लाइन है, इस लोकेशन पर है, रैम के अंदर जो एड्रेस है वो हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, मैं नहीं चाह रहा, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है कुछ देखने की, तो क्या करेंगे हम इसके लिए plt.show का यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे भी याद रखिएगा, अगर आप VS कोड की .ipynb वाली फाइल पे काम नहीं कर रहे, py पे काम कर रहे हैं, .py फाइल पे काम कर रहे हैं, तो आपको plt.show लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेंस बना रहा है, यहाँ पे हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को छुपा के दे रहा है, उसको हिडन कर देगा, लेकिन बाकी कंपाइलर्स के अंदर या बाकी एक्सटेंशन वाली फाइल के अंदर आपको लाजमी ये यूज़ करना पड़ेगा plt.show। स्कैटर प्लॉट यूज हमने इसके बाद स्टार्ट किया था, और आपको मालूम है स्कैटर प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, बाय वेरिएट एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाय वेरिएट एनालिसिस का मतलब 2 कॉलम्स पे हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ करेंगे बाय वेरिएट। यूनिवेरिएट एनालिसिस भी होती है, क्या होती है, किसी का माइंड में है, डिस्कस की थी हमने, सॉरी, यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होती है? सर ईडी के बाद ईडी का मेरे पास पार्ट है, लेकिन होती क्या, वो तो सही है सर। अच्छा देखें, होता क्या है, आपको याद होगा हम जब डेटा क्लीनिंग कर रहे थे, हम बारी बारी डेटा को मतलब एक कॉलम निकालते थे और उस पर अपनी जो भी एनालिसिस थी परफॉर्म किया करते थे कि इसमें इस तरह का डेटा मौजूद नहीं है। वो एनालिसिस क्या थी, डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड थी, इनसाइट्स निकालने के लिए नहीं थी। लेकिन अब क्या करते हैं, बारी बारी किसी कॉलम को निकाला, उसमें हमने देखा यार इसमें पैटर्न वाली चीज़ तो मौजूद नहीं है, फिर उसमें अगर जैसे न्यूमेरिकल कॉलम आ रहा है तो उसमें देख रहे हैं कोई टेक्स्ट तो मौजूद नहीं है, इस तरह के हमने वहाँ पे चीज़ें परफॉर्म करी थी, ठीक है, डेटा क्लीनिंग के पर्पज़ से। तो वो आपकी यूनिवेरिएट एनालिसिस कहलाती है। अब भले ही वो आपकी डेटा क्लीनिंग के लिहाज से हो कि आप डेटा क्लीन कर रहे हैं और किसी सिंगल कॉलम को निकाल के देख रहे हैं, या आप उस सिंगल कॉलम पर काम कर रहे हैं और उससे इंसाइट्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी यूनिवेरिएट एनालिसिस, अगर आप सिंगल कॉलम पे काम कर रहे हैं,
तो बाय का मतलब क्या है कि 2 कॉलम्स आपको लाजमी चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो लाइन प्लॉट भी बाय वेरिएट है, आपको मालूम है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वैल्यू चाहिए, वाई पे चाहिए, जब भी कॉम्बिनेशन से एक पॉइंट लोकेट होगा। स्कैटर प्लॉट भी बिल्कुल यही चीज़ है। लाइन प्लॉट की हम ये बोल सकते हैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। लाइन में क्या, लेट से एक डॉट मेरा यहाँ पर आया, एक डॉट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक डेटा पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो इसको क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया एक लाइन की मदद से। ये लाइन है, और अगर हम इन लाइन्स को हटा दें तो क्या देखने को मिल जाएगा, वो स्कैटर देखने को मिल जाएगा, पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, वो स्कैटर कहलाते हैं। तो ये भी बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। और इसका ज़्यादा यूज़, मतलब ज़्यादा क्या ये यूज़ होता है किस लिए, न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल। मतलब अगर आपने न्यूमेरिकल कॉलम्स को 2 न्यूमेरिकल कॉलम्स को एनालाइज करना है तो हम उसके लिए स्कैटर प्लॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इसकी अच्छी एप्लीकेशन है कि कोरिलेशन भी हमें मालूम हो जाता है। कोरिलेशन क्या होता है बताता हूँ ज़रा आगे। हाँ, क्या किया था, एक रैंडम डेटा जनरेट कर लिया था मैंने यहाँ पे। लिन स्पेस क्या करता है जी भाई, लिन स्पेस, इसका मतलब है लीनियर स्पेस। क्या पर्पज़ होता है इसका, हाँ बिल्कुल, मतलब इसको बोलना है -10 से लेकर 10 तक के नंबर्स लाओ, -10 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 10 तक की जाओ, और मुझे इस रेंज के दरमियान 50 नंबर्स ला कर दो। लेकिन लीनियर स्पेस को क्या बोलना है, मतलब लीनियर स्पेस यूज़ करके क्या इसको बता रहे हैं कि जो नंबर्स लाओगे ना, उन नंबर्स के दरमियान अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो वो सेम रहे। किसी भी 2 नंबर्स को मैं अगर सेलेक्ट करके नंबर्स का डिफरेंस निकाल लूँ, तो जो नंबर देखने को मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है, वो क्या हो, थ्रू आउट द नंबर्स सेम मिले। 50 नंबर्स में वो डिफरेंस सेम मिलने वाला है। तो ये लीनियर स्पेस का पर्पज़ होता है। यहाँ पे हमने सिमिलरली वाई के साथ भी काम किया, थोड़ा सा उसकी एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया रैंडम नंबर्स के साथ, ठीक है, और फिर हमने उसको प्लॉट कर दिया एक्स और वाई को। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं, ये अगर एक्स एक्सिस में हमारे पास, अगर मैं राइट साइड पे जाऊँ, एक्स एक्सिस पे अगर मैं राइट साइड पे मूव करूँ, तो आप देखें मुझे जो पॉइंट है वो क्या मिल रहा है, और ऊपर मिलता जा रहा है। ठीक है, ये क्या बताता है, कोरिलेशन बताता है। अभी ऊपर लिखा था ना फाइंडिंग कोरिलेशन, अगर कोरिलेशन आपको निकालना तो उसके लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम, स्कैटर प्लॉट का यूज़ करते हैं। कोरिलेशन का मतलब अगेन वही वाली बात है कि रिलेशन किस तरह का है दो क्वांटिटीज़ में, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब देखें, मैं एक्स एक्सिस में हायर नंबर की तरफ बढ़ रहा हूँ, राइट पे जा रहा हूँ मैं, मतलब मुझे हर न्यू वैल्यू एक बड़ी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप देखें, अगर लेट से मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस वाले पॉइंट की बात करूँ, तो इसके लिए मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, अराउंड 4.89 समथिंग होगी, ठीक है। और अगर मैं वाई पर आऊँ इसके लिए तो 50 के अराउंड आ रही है, ठीक है, तकरीबन एग्जैक्टली 50 नहीं है, 50 के अराउंड है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँ, लेट से मैं आ गया इधर, इस पॉइंट में मैं आ गया, तो देखें इसकी एक्स वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, और बड़ी मिल रही है, ठीक है। और अगर इसी की वाई वैल्यू पर जाएँ तो अगेन वाई वैल्यू भी क्या मिल रही है, इसकी बड़ी मिल रही है। तो मतलब क्या है, ये जो हमारे नंबर जनरेट हुए हैं, एक नंबर बढ़ा तो दूसरा नंबर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। खैर, प्लॉट किया था हमने, इस कलर क्या यूज़ किया था, ग्रीन यूज़ किया था, मार्कर में हमने ये फॉरवर्ड ग्रेटर देन का यूज़ कर लिया था, ठीक है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। एक हमने और काम किया था, बेटर एक डेटा है, उसमें हमारे पास काफ़ी सारे मतलब रिकॉर्ड्स मौजूद है, 605 रिकॉर्ड्स मौजूद है, ठीक है। इंडियन टीम्स के हैं ये, और हमने इसको क्या किया था, इसको हमने प्लॉट किया था, सारे रिकॉर्ड्स को नहीं, 50 के हमने निकाले थे बस, इसमें से टॉप 50 हमने रिकॉर्ड्स निकाले थे, और उसकी हमने एवरेज और स्ट्राइक रेट की वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट किया था, मतलब प्लॉट किया था, सॉरी, ठीक है। अब एवरेज क्या होता है कि कोई भी बैट्समैन कितना रिलायबल है, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा एवरेज होगा उतना ही मतलब ये कि वो चल सकता है, मतलब वो इतना जल्दी आउट नहीं होगा। एवरेज हमें ये दिखा रहा है, ठीक है, बहुत रिलायबल है। और स्ट्राइक रेट का मतलब क्या देखा था हमने कि हर 100 बॉल्स पे बैट्समैन कितने रन्स बनाता है, 100 बॉल्स के हिसाब से होता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्राइक रेट होगा ना, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा चौके छक्के लगाएगा। अगर नॉर्मल एक या दो करके निकाल रहा होगा तो स्ट्राइक रेट बहुत कम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये याद आ रहा है ना, हमने पढ़ा था। तो स्ट्राइक रेट लेट से अगर हमने बात की थी, इमेजिन करें कि एक बैट्समैन है, उसने मतलब 525 रन्स बनाए, ठीक है, इमेजिन कर लें जस्ट। और कितनी बॉल्स के हिसाब से देख रहे हैं हम इसको, 100 के हिसाब से देख रहे हैं, मतलब उसने 100 बॉल्स प्ले करी, भले अब सेम मैच में हो या डिफरेंट मैच में हो,
उसने 525 रन बनाए, तो डिवाइड करके कितना हमें मिल रहा है 5.25, ठीक है। 525 रन बनाए और उसने 100 बॉल्स में वो 5.25 मिल रहा है। तो अगर किसी का स्ट्राइक रेट हमें यहाँ पे मिल जाए 125 या 126 देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 बॉल्स में उसने तकरीबन कितने आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अगर 100 से डिवाइड करेंगे 1 यहाँ और यहाँ, मतलब 12,597 के करीब रन बना उसने 100 बॉल्स पे, ठीक है। 100 बॉल्स पे 12,005। अब हो सकता है थोड़ा डेटा गलत हो, ठीक है, लेकिन पॉइंट समझाने का बस ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्राइक रेट होगा उसका मतलब क्या है कि वो बैट्समैन उतने ही ज़्यादा चौके छक्के लगाना जानता है, ठीक है। तो अब आप लोग बताएं, अगर जैसे एक बैट्समैन की हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं और हमें देखना है कि लेट्स से बैट्समैन की सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, तो एवरेज क्या होना चाहिए, कम या ज़्यादा? एवरेज भी ज़्यादा होना चाहिए, स्ट्राइक रेट भी क्या होना चाहिए, वो रुक के नहीं खेलेगा, बार बार और अच्छे तरीके से खेलेगा, चौके छक्के लगाएगा। तो हाँ, लेकिन अभी तो हम बैट्समैन के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, बैट्समैन के हिसाब से देखें, कंसिडर करें सारे बैट्समैन ही हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या किया, एवरेज को रखा एक्स एक्सिस पे और स्ट्राइक रेट को रखा वाई एक्सिस पे, इसका प्लॉट बना दिया, ठीक है। अब हमने बात क्या की थी कि वो बैट्समैन जिसका एवरेज भी ज़्यादा हो, ठीक है, और स्ट्राइक रेट भी क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए। अब देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस वाले पॉइंट के साथ कंसीडर करूँ, ये वाला पॉइंट है, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इसका एवरेज तो क्या है 47 या 48 के अराउंड है, ठीक है, और स्ट्राइक रेट इसका 132 या 134 के अराउंड या 135 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि बैट्समैन रिलायबल ज़्यादा है, लेकिन थोड़े जो 4 और 6 रन है थोड़े कम निकालेगा कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। लेकिन इसके साथ मसला क्या है कि इस बैट्समैन की जो रिलायबिलिटी है थोड़ी सी उस वाले से कम है, चांसेस है कि वो जल्दी आउट हो जाए, ठीक है। और एवरेज में आपको मालूम है एक और चीज़ होती है कि वो मतलब जब भी मैच प्ले करेगा ना, मतलब जितनी भी बॉल्स खेले, इसका मतलब क्या है कि 36 रन एटलीस्ट निकाल के जाएगा, ये मतलब है इसका एवरेज का, यही होता है ना। हम अगर सैलरी के हिसाब से ही बोल रहे हैं या एज के हिसाब से बोल रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट एज के लोग मौजूद हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट की एज है वो लेट से 32 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बाकी सबकी एज को सम करें और डिवाइड करें उसके टोटल के साथ, तो हमें एक नंबर मिलेगा। तो वो नंबर क्या है, हमारा एक कांस्टेंट हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये कंसिडर कर रहे हैं, उस बैट्समैन ने लेट से जो रिकॉर्ड्स निकाला गया डिफरेंट मैच का, उसके रन्स को सम किया गया और जितने मैच का रिकॉर्ड निकाला था उससे डिवाइड कर दिया गया, तो ये रन्स आ गए, मतलब अब ये इतने रन एटलीस्ट बना के जाएगा। तो अब स्कैटर प्लॉट से आप देख रहे हैं कितने आराम से हम क्या कर सकते हैं, वाली चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये क्या सिर्फ फर्स्ट 50 वालों के लिए। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को कंसिडर करूँ, लेट से अगर कोई बंदा आया उसने बैट्समैन सेलेक्ट करने, लेकिन अगर वो इस वाले बैट्समैन को कंसिडर करता है, ठीक है, तो इसका ना तो एवरेज अच्छा है और ना ही इसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है, हमें मतलब और भी बैट्समैन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब ये जल्दी इसके आउट होने के चांसेस भी हैं और ये बहुत टुक टुक करके खेलेगा, स्लो स्लो खेलेगा, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल ही सिलेक्ट नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। कंपेयर अगर यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल रहा था, अगर इस जगह पे कोई देखने को मिल रहा था, तो क्या होता हमारे लिहाज से वो बहुत अच्छा होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। चले मार्कर पे आते हैं। मार्कर क्या करता था, जल्दी से बताएं। लाइन नहीं, मार्कर ये बताएगा कि आपके अभी जो डॉट्स आ रहे हैं ना, सर्कल्स आ रहे हैं, इनको इनकी स्टाइल चेंज कर देगा। मतलब अगर मैं बोलूँ डॉट डॉट कर देगा, प्लस बोलूँ प्लस कर देगा। मार्कर ये मतलब ये जो आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको मार्कर बोलते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाली चीज़ कॉपी करूँ और मैं इसको यहाँ पे लिखूँ और बोलूँ यहाँ अंदर जाके मार्कर और इक्वल्स टू, मैंने लेट से प्लस बोल दिया कि मुझे सर्कल से नहीं दिखाओ, मुझे प्लस से दिखाओ मेरे डेटा पॉइंट्स को, तो प्लस उठा के डालेगा, ले आएगा। प्लस के अलावा आपने कुछ और बोल दिया, लेट से आपने बोला ये सिंबल आपने बता दिया, तो अब उसी हिसाब से डेटा को ला देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऊपर हमने उसको मेंशन किया हुआ है, काफ़ी सारे मार्कर्स हैं, हम उनमें से किसी का यूज़ कर सकते हैं। मार्कर साइज़, नाम से समझ आ रहा होगा क्या करने वाला है ये, उसके साइज़ को बड़ा कर देगा। तो जो हमने मतलब ऊपर लाइन प्लॉट पे जो चीज़ें देखी है ना, वो चीज़ें यहाँ पे भी वैलिड है। मार्कर साइज मैंने लेट से लिखा 5, अच्छा 5 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया लग रहा है, ये स्पेलिंग वाला लिख दिया। जी नहीं, स्पेलिंग वाला तो शायद ऊपर याद है क्या लिखा हुआ था हमने, नहीं नहीं नंबर है ना ये तो,
कहाँ गया, मार्कर साइज है ना, नंबर है, लिख के देख लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये स्पेलिंग गलत बता रहा है, पाथ कलेक्शन डॉट सेट गॉट एन एक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट मार्कर साइज। मार्कर साइज नहीं है, कुछ और इसका नाम है। ऊपर अच्छा मार्कर साइज यही तो लिखा हुआ है नीचे भी, नीचे मार्कर लिखा है, मेकर लिखा है, एक मिनट, मार्कर साइज ये मैं इसको देख के बताता हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मार्कर साइज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था मैंने SNS सीबोर्न लाइब्रेरी का यहाँ पे इंपोर्ट किया ताकि मैं क्या करूँ, वहाँ से एक डेटा सेट मुझे लोड करना है। सीबोर्न लाइब्रेरी करना बहुत सारे में डेटा सेट देखने को मिल जाते हैं, तो एक डेटा सेट है टिप्स नाम का, उसको लोड करना है। तो क्या लिखूँगा मैं, SNS सीबोर्न को मैंने SNS नाम दे दिया था, यहाँ पे लिखूँगा लोड डेटा सेट और यहाँ पे आगे नाम बताऊँगा इसको टिप्स का, और मैं इसको टिप्स वेरिएबल में ही सेव कर दूँगा। और हम टिप्स को ज़रा यहाँ पे हेड करके निकालते हैं कि क्या क्या मौजूद है इसके अंदर। तो अब देखें यहाँ पे ये थोड़ा हमें आइडिया बता रहा है कि भाई टोटल बिल जो है मतलब कोई रेस्टोरेंट या कोई इस तरह का शॉप है, वहाँ पे किसी कस्टमर का ये बिल बना तो उसने क्या किया, इतनी टिप दी, ठीक है, मतलब जो काम करने वाले थे ना वर्कर्स, उनको एक्स्ट्रा अमाउंट दे दी जाती थोड़ी सी, तो उसने ये मतलब इतने बिल पे इसको ये अमाउंट मिली, ठीक है। और कोई जो देने वाला था वो फीमेल थी और स्मोकर वगैरह, मतलब ये कुछ और डिटेल्स हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये डेटा मौजूद है। तो अब क्या करना है, हमें इसका प्लॉट बनाना है, टोटल बिल और टिप का, ताकि आइडिया हो सके कि अगर बिल की अमाउंट ज़्यादा होती है, इन केस अगर कोई बहुत लेट से महंगा यहाँ पे आगे क्या बोलेंगे खर्चा करता है, एक्सपेंस करता है, तो उसको टिप ज़्यादा मिलनी चाहिए या कम मिलनी चाहिए, हम इसको देखना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्केटर बना देना, तो क्या करेंगे, स्केटर का ही यूज़ करेंगे, plt.scatter, और टिप्स मेरा वेरिएबल का नाम है और मुझे इसको क्या बताना है, टोटल बिल वाला कॉलम बताना है, एक्स एक्सिस पे देना है, ठीक है। और टिप्स मैं लिखूँगा और अंदर कॉलम क्या बताऊँगा, टिप्स। अब मैं कर क्या रहा हूँ, समझिएगा बात को, मैं टोटल बिल को रख रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, क्योंकि टिप्स जो है ना एक तरह से डिपेंडेंट होती है बिल पर। अगर आप लोग थोड़ा मतलब इसको समझें तो क्या होगा कि अगर बिल होगा तो ही टिप्स मिलेगी ना। टिप मतलब ऐसा तो नहीं बंदा आके बैठेगा, कुछ भी उसने ख़रीदा नहीं और एम्प्लॉय को बुलाया, लो पैसे ले लो, दे के चला गया। मतलब बिल अगर उसका बनेगा तो ही तो हाई चांसेस उसको टिप्स मिलने के। अगर बिल ही नहीं है, उसका बिल ही नहीं है, तो क्या टिप्स भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से लेके चल रहा हूँ, मतलब इस तरह मैंने कंसिडर किया हुआ है कि बिल डिपेंडेंट है लेकिन टिप्स जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, बिल पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से प्लॉट किया है। एग्जीक्यूट करते हैं, टिप्स, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया हमने, अच्छा टिप नाम है इसका, सॉरी, ठीक है। तो अब ये डेटा आ गया, सही है। और अब थोड़ा सा इसका रिलेशन निकालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मिक्स डेटा मौजूद है। मिक्स डेटा किस तरीके से कि लेट से मैं यहाँ पे इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या टोटल बिल की वैल्यू है। अच्छा एक काम करते हैं, जल्दी से एक्स एक्सिस लगा लेते हैं। किस तरह लगेगा एक्स एक्सिस, plt.x लेवल लिखेंगे और यहाँ पे क्या था, टोटल बिल, और इसको हम बोलेंगे टिप, और यहाँ पे y लेवल कर देंगे, ठीक है। तो अब ये आ गया, सही है। अच्छा अब इसकी जो बिल की अमाउंट आ रही है 9 के अराउंड आ रही है, 8 या 9 के अराउंड आ रही है, लेकिन इसको टिप क्या मिल रही है, 5 के अराउंड मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी के कंपेयर यहाँ पे इस पॉइंट को कंसिडर करें तो क्या है, यहाँ पे बिल काफ़ी बड़ा है उसके मुकाबले में, वहाँ पे सिर्फ 8 या 9 डॉलर के करीब थे, यहाँ पे 32 के अराउंड आ रहा है, लेकिन इसको टिप क्या मिल रही है, वन मतलब एक ही मिल रही है, ठीक है, 1 पॉइंट के अराउंड मिल रही है, $1 के करीब मिल रही है। तो मिक्स डेटा है, मतलब एक तरीके से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि टिप जो है वो लाजमी नहीं कि डिपेंडेंट हो बिल के ऊपर। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर बिल ज़्यादा होता है हमारे पास तो उसकी टिप कम हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर बिल की अमाउंट कम हो लेकिन टिप ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। और एक तरीके से आप ये आइडिया लगा सकते हैं अपने डेटा में कि एक कस्टमर आया, उसने कितना बिल दिया, मतलब उसका बिल बना तकरीबन 52 के अराउंड, लेकिन उसने टिप कितनी दी है, बहुत ज़्यादा दी है, ठीक है, 10 प्लस उसने उसको टिप दी है एम्प्लॉय को। तो मिक्स डेटा है, यहाँ से आइडिया हो गया कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है हमारे डेटा के अंदर, ठीक है। तो हम किसी को रिलेशन का नहीं बता सकते कि डायरेक्ट रिलेशन बनता है या इनडायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो हमें क्या हुआ, झट से स्कैटर प्लॉट की मदद से आइडिया हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब अगेन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैंने क्या किया, स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए स्कैटर का ही यूज़ किया, लेकिन एक और इसका तरीका होता है। और अगर मैं इसको यहाँ पे स्कैटर के बजाय प्लॉट लिखूँ, क्या यूज़ करूँ, प्लॉट का यूज़ करूँ, और प्लॉट करके मैं आगे ना अगर मैं इतना पास करता हूँ, इतनी चीज़ एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे क्या देखने को मिलेगा, लाइन प्लॉट मिलेगा। प्लॉट क्या करता है, लाइन प्लॉट, और बिल्कुल इस तरह की खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाह रहे हैं ना कि प्लॉट का फंक्शन यूज़ करें लेकिन स्कैटर बनाएं, तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सिंगल या डबल कोट के अंदर ओ लगा के भेज देंगे, तो हमें बिल्कुल वही डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट तरीके हैं सेम काम करने के। मार्कर देखिए, अगर आप लाइन प्लॉट पे मार्कर लिख के इसको बताएंगे ना, तो फिर ये पता है क्या सेंस लेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोलेगा कि लाइन बनाओ, लेकिन उस पर क्या करो, उस पर जो मेरे पॉइंट्स हैं ना उसको ओ करके दिखाओ। अब ये मतलब बनेगा इसका, अगर आ जाता है तो। अच्छा, ओ हटाना भूल गया मैं। देख रहे हैं, जो लाइन बन रही ना उसमें जो मेरे पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्प्ले करो, ये मतलब है। लेकिन आपने सिर्फ ओ करके इसको बता दिया ना, तो ये समझ जाएगा अच्छा प्लॉट करना है लाइन, लेकिन कनेक्ट नहीं करना पॉइंट्स को, बस मुझे डॉट डॉट करके दिखा देना है। ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा फास्टर होता है रिलेटिवली। पीएलटी वाला तरीका क्या होता है, फास्टर होता है। अभी तो छोटा सा डेटा था, आराम से बन गया, लेकिन अगर बहुत बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं तो पीएलटी वाला आप देखेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू स्कैटर। चलिए रिज्यूम करते हैं, और इसको देख लिया मैंने। ये बेसिकली मार्कर साइज़ नहीं है, स्कैटर प्लॉट पे ना मार्कर साइज़ चलता नहीं है, इसको दूसरे तरीके से दिया जाता है। वो क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं एस जो होता है ना साइज़ को शो करता है। यार प्रोजेक्टर चला रहा हूँ ना मैं, तो स्क्रीन इस तरह से हो रही है, बहुत सारा पार्ट इसका लेफ्ट हो रहा है, राइट और लेफ्ट पे, तो इस वजह से हटा दिया। खैर, ये मैंने एस लिखा, तो एस क्या करेगा, अब इसकी मदद से मैं इस मार्कर साइज़ डिफाइन करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे कैसे आ गया, सॉरी, हाँ ठीक है, एस लिखा मैंने। एस के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आता हूँ इधर टिप्स पे, और एस इक्वल्स टू करके लिखता हूँ टिप्स, और यहाँ पे बताता हूँ साइज़, एक कॉलम है हमारा साइज़ का। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो अब देख रहे हैं बहुत सारे छोटे हो गए, सारे पॉइंट्स क्या हो गए, बहुत छोटे हो गए। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब समझा दो मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ज़रा देखें, आपको कुछ पॉइंट्स छोटे कुछ पॉइंट्स बड़े देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मल देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ये वाला पॉइंट हो गया, जैसे काफ़ी बड़ा आ गया। तो मैंने किया क्या है, मैं बता दूँ कि पहले तो एक्स और वाई को प्लॉट किया मैंने। ठीक है, एक्स और वाई को प्लॉट कर दिया, लेकिन हमारे स्कैटर के अंदर एक और अलग से फंक्शन होता है, मतलब एक एट्रीब्यूट होता है एस का। एस मतलब साइज़ डिसाइड करता है। तो मैंने क्या बोला कि साइज़ से डेटा को निकालो। ठीक है, और साइज़ देखें क्या है, ये रहा साइज़, मतलब 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइज़ क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, नीचे क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ का एक कॉलम में वैल्यूज़ मौजूद है। तो मैंने इसी को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, मैंने कहा अपने डॉट्स के साथ थोड़ा सा इनका साइज़ चेंज करता हूँ। तो मैंने जब सिंपल साइज़ लिखा था, तो आपको देखने को मिला कि बहुत छोटे हमें पॉइंट्स दिख रहे थे उसके बाद, तो सही। तो मैंने कहा अगर मैं साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, मतलब जो नंबर्स है मेरे पास, अगर मैं उसको थोड़ा सा 10 से या 20 से या 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा, उनका साइज़ थोड़ा सा मुझे देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो छोटा डॉट है ना, हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो डेटा है, मतलब उसकी जो टोटल बिल कम है और उसका क्या है, टिप भी कम है। बिल्कुल, बिल और टिप का रेशो कम है, लेकिन क्या हो गया, हमें थोड़ा सा ये जो जितना मोटा पॉइंट होगा ना, उसका हमें क्या हो रहा है आइडिया कि वो नंबर उतना ही बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से हमने 3D टाइप का एक प्लॉट बना दिया। 3D नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 3D वाला हमने यहाँ पे सेंस ले लिया कि जितना बड़ा पॉइंट होगा, मतलब हमें ये क्या पता चल रहा है कि इसका साइज़ ज़्यादा है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्कैटर प्लॉट हमारा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं बार चार्ट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखें अगेन, ये भी आपके बाय वेरिएट एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं बार चार्ट्स। ठीक है भाई, बाय वेरिएट एनालिसिस, लेकिन किस तरह के कॉलम से काम करेंगे, न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल। न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे या और कैटेगोरिकल कॉलम्स होंगे, इन्हीं का हम यूज़ करने वाले हैं। न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल यहाँ पर काम नहीं करता।
क्यों नहीं करता, अब ज़रा यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखें। लेट से हमने ना कुछ चिल्ड्रन थे, उनसे मालूम किया कि भाई उनमें से किनको रीडिंग पसंद है। तो लेट से हमें रीडिंग का पता चला और कितने लोगों को पसंद है, वो कितने चिल्ड्रन को पसंद है, 8, ठीक है। लेकिन प्लेइंग कितनों को पसंद है, 18 को पसंद है। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे मेरे पास एक कैटेगोरिकल वैल्यू है, सही है, लेकिन वाई एक्सिस पे मुझे एक्चुअल वो वैल्यू देखने को मिल रही है जो उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, या जो उसकी पसंद है, एंड सो ऑन। ये सारा डेटा आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ये थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन ये जो है ना मार्केट शेयर देख रहे हैं, मार्केट शेयर कंपैरिजन ऑफ स्मार्टफोन ब्रांड्स। तो यहाँ पे क्या है, अब एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं हो पा रहा क्या लिखा हुआ अंदर, लेकिन लेट से ये नोकिया है, फर्स्ट वाला लेट से नोकिया है। तो आपको आइडिया हो गया फ़ौरन से ही कि नोकिया का जो भी मार्केट में रोल चल रहा है बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। और अगर इधर सेंटर पे आ जाए, लेट से सेंटर वाला सैमसंग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको फ़ौरन से आइडिया हो कि अच्छा ये वाली ब्रांड है जो मार्केट में काफ़ी अभी इन चल रही है, काफ़ी इसकी प्रोडक्ट्स मार्केट में आई हुई है, पॉपुलर भी है, ठीक है। तो इस तरह के आइडिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बार चार्ट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं और इसको हमने देख लिया कि न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल पर ही काम करेगा, ठीक है। चलें, अब लेट से मेरे पास चिल्ड्रन है, यहाँ पे अगेन वही डेटा मौजूद है, 10, 20, 40 या कुछ चिल्ड्रन है, और कलर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ रैंडम कलर्स लिखे हुए हैं। अब हम इसको बार चार्ट पर प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल PLT डॉट बार लिखेंगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या पास करेंगे भाई, कैटेगोरिकल कॉलम पास करेंगे जो कि कलर्स में, ठीक है, और चिल्ड्रन में मतलब चिल्ड्रन जाएगा वाई एक्सिस पर। तो जब प्लॉट किया, अब ये हमें मालूम हो गया कि भाई रेड जो कलर है ना वो कितने लोगों को पसंद है, 10 लोगों को पसंद है, ब्लू जो है वो 20 को, ग्रीन जो है 40 के अराउंड, एंड सो ऑन। इस तरह से हमें क्या हो गया, डेटा देखने को मिल गया। तो आप लोग थोड़ा सा इसका सेंस समझ रहे होंगे। बेसिकली ये जो बार प्लॉट है ना, ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है जब हमने कोई ग्रुप पर एनालिसिस परफॉर्म करनी है। आपको याद होगा हमने मूवी डेटा सेट क्लीन किया था और हमने डायरेक्टर के भी हाथ पे ग्रुप बनाए थे, जेनरस के भी हाथ पे ग्रुप बनाए थे। तो अगर हमने ग्रुप बनाने के बाद कोई एनालिसिस परफॉर्म करनी है और उसको उसके प्लॉट्स करने हैं, उसके ग्राफ बनाने हैं, तो हम कौन सा ग्राफ को प्रीफर करेंगे, बार प्लॉट को। लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट वहाँ यूज़ नहीं होंगे, ये आपका बार प्लॉट यूज़ होगा, ठीक है। अभी और इसकी आगे डिटेल देखते हैं। अच्छा, अगेन अगर आपने एक्स एक्सिस पे लेबल लगाना है तो क्या करेंगे, एक्स लेबल, वाई पे लगाना है तो वाई लेबल। अगर आपने यहाँ पे टॉप पे इसकी हेडिंग लगानी है तो क्या बोलेंगे, टाइटल, टाइटल कहलाता है वो, ठीक है। लेजेंड लगाना है तो लेजेंड आप बता देंगे, ठीक है। वैसे लेजेंड की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ये खुद से ही अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, सही। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, अभी सारे के सारे बार्स किस में दिख रहे हैं, ब्लू कलर में दिख रहे हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको डिफरेंट कलर्स असाइन कर दूँ, ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, अंदर जाके लिखूँगा कलर्स इक्वल्स टू, और अब मैं कलर बता दूँगा। तो लेट से मुझे ये जो पहला वाला बार ना ये रेड कलर में चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ तो नीचे रेड है लेकिन दिख किस में रहा है, ब्लू में। मैं चाह रहा हूँ इसका कलर भी क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो कलर्स में आगे इसको मैं सीक्वेंस वाइज क्या करूँगा, कलर्स असाइन कर दूँगा। पहले रेड आ गया, फिर कौन सा था, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, सही है। अच्छा, मसला आ रहा है कलर्स नहीं है, कलर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लॉट बार्स आ गए जो हमने इसको कलर दिए थे, ठीक है। बाकी आपको मालूम है इन्फॉर्मेशन क्या पता चल रही है, तो भाई रेड जो है ना बेसिकली वो रेड में ही शो हो रहा है, और 10 लोग हैं जो उस रेड कलर को पसंद करते हैं। ब्लू में ही शो हो रहा है, और 20 लोग हैं जो ब्लू कलर को पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हम बार चार्ट का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी थी, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, पता है ना, हाँ, बस वो आपको क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो लेट से मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और मैं बोलता हूँ इसको बार एच का मतलब बार हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सिंपल बस एज का इजाफा किया है, बाकी सब कुछ वैसी है। तो क्या हुआ, अब आपका जो नंबर्स थे वो आपके एक्स एक्सिस पर आ गए, और जो आपकी कैटेगरीज थी वो आपकी वाई एक्सिस पर चली गई, ठीक है। तो बार हॉरिजॉन्टल वाला जो बार प्लॉट है वो कब यूज़ होता है, यूजुअली जब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा हो। लेट से एक्स एक्सिस पर ना मेरे पास
बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और जब मैं उसको नॉर्मल बार प्लॉट पे प्लॉट करता हूँ तो मुझे कुछ सही से इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पा रही। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये वाला बार प्लॉट, हॉरिजॉन्टल वाला बार प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, एक अच्छे सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्क्रीन क्या है, विड्थ वाइज थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आराम से ईजिली देख सकते हैं कि भाई ये इसका बिहेवियर है, ठीक है। अगेन एक्स लेवल आपको मालूम है, ज़रूरत तो नहीं है इसको करने की। वाई लेवल भी है, वाई लेवल लगा सकते हैं आप, जिस तरह हमने ऊपर लगाए थे, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक और यहाँ पे डेटा मौजूद है बैट्समैन का, किस नाम से है, मैच से बेटर है, बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड, हाँ ये आ गया, बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड, ये डेटा मौजूद है, ठीक है। इसको हमने रीड करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, पांडा से रीड करूंगा, pd.read CSV फाइल है, और काम करते हैं इसका, हम एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड का यहाँ पे कॉपी पाथ करेंगे तो हमें इसकी डिटेल मिल जाएगी सारी कि ये इस पाथ पे पड़ा हुआ है। लेकिन क्या करेंगे, इस बैकस्लैश को फॉरवर्ड बनाएंगे, वरना ये एरर दे देगा, काम नहीं करेगा। और इसको हम लेट से बैट्समैन में ही स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा देखते हैं कि इसमें डेटा क्या मौजूद है, बैट्समैन, तो ये डेटा मौजूद है, ठीक है। ये कुछ प्लेयर्स हैं, उनके 2015, 2016, 2017 के कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, कुछ डेटा उनका मौजूद है। अब हमने करना क्या है, हमसे बोला जा रहा है कि बार चार्ट बनाएं बैट्समैन का 2015 के लिए, सही है। अब ज़रा जल्दी से बताएं, बैट्समैन का बार चार्ट बनाना है किसके लिए, 2015 के लिए, ठीक है। तो खुद से ज़रा डेटा को देख के बताएं कि मैं एक्स एक्सिस पे किसको रखूँगा, बैट्समैन के नेम्स, और 2015 वाई एक्सिस पर आएगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, plt.bar, और एक्स एक्सिस पे क्या नाम दिया था, बैट्समैन, और कॉलम का नाम क्या था, बैट्समैन, ये कॉलम का नाम भी, ठीक है। वाई एक्सिस पर ट्वेंटी 15 आ जाएगा, और अब ये हमारे पास प्लॉट आ गया, जिससे हमें फ़ौरन से आइडिया हो रहा है कि ये जो एक बैट्समैन है डी ए वार्नर करके, इसने 2015 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, ठीक है। तो अगेन क्या हो रहा है, ये कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा को हमने क्या किया, यहाँ पे प्लॉट करके आइडेंटिफाई कर लिया, सही। लेकिन स्कैटर प्लॉट इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता, वो न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। खैर, अगर यही काम मैंने करना हो 2016 के लिए भी, क्या करना है, मुझे 2015 और 2016 दोनों के एक साथ रिकॉर्ड दिखाने हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ ज़रा, मैंने इसी को कॉपी किया, नीचे आ गया, और इसी को मैंने दोबारा से कॉपी करके पेस्ट किया और 16 लिख दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखें मसला क्या है। अब हमारे पास जो प्लॉट आ रहा है ना, वो बहुत डिफरेंट आ रहा है। किस तरह से, देखें ज़रा, ये जो फर्स्ट वाला प्लेयर है, इसका 2015 का डेटा देखने को नहीं मिल रहा हमें, सही है। सिमिलरली बाकी प्लेयर्स के साथ भी हमें ये देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ ये जो सेंटर में मौजूद है, इसका डेटा हमें, मतलब इसमें हमें दो कलर्स देखने को मिल रहे हैं। पहले डेटा समझते हैं, डेटा में मौजूद क्या है, आपको फिर अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मैंने बैट्समैन लिखा, ये आ गया डेटा, ठीक है। अब ये बस सेंटर वाला प्लेयर है, ठीक है। अब ज़रा इसकी वैल्यूज़ को ज़रा देखें, मैंने 2015 और 2016 की वैल्यूज़ को प्लॉट किया है। तो 2015 में इसकी वैल्यू कितनी थी, 372, लेकिन नेक्स्ट ईयर कितनी हो गई इसकी, 284 हो गई, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी प्लेयर्स को ज़रा देखें, 530, और अगली वाली वैल्यू उससे भी ज़्यादा, 562, अगली वैल्यू उससे भी ज़्यादा, ये वैल्यू, अच्छा इसमें तो हमारे पास कम मौजूद है, लेकिन ये वैल्यू, फिर ये वाली ज़्यादा है, फिर ये वैल्यू, और फिर ये वैल्यू ज़्यादा है। तो हो क्या रहा है कि 2016 की जो वैल्यूज़ है ना, उससे जो बार बन रहा है, उसने 2015 वाली वैल्यूज़ को ओवरलैप कर दिया है, सही है। लेकिन फिर हमें यहाँ पे क्यों दिख रहा धोनी वाला, क्योंकि इसका जो 16 वाला है वो रिकॉर्ड कम है उसका, तो इसीलिए क्या हुआ, वो हमें थोड़ा सा ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है नीचे होकर दिख रहा है, सही है। अब हमें इस तरह तो नहीं चाहिए था, हमें तो मतलब प्रॉपर चाहिए था कि 16 का है तो डेटा क्या हो,
अलग से आए, ठीक है, समहाउ, या स्टेक्ड होकर आए। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो स्टेकिंग वाला काम करना चाह रहे हैं। स्टेकिंग का मतलब क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई लेट से कि मेरे पास ना 2017 का बार अलग से बन के आए, 2015 का और 16 का भी हो। मतलब लेट से ये एक आपको देखने को मिल रहा है ना, लेट से वार्नर है यहाँ पे, तो वार्नर के लिए अगर मैं 15 का प्लॉट और 16 का प्लॉट बनाऊँ तो 15 का भी आ जाए, मुझे अलग से दिखे 15 का इतना बार बनता है और 16 का इतना बार बने, स्टेक हो जाए, ठीक है, या सम हो जाए एक तरीके से, इसलिए बोलना चाह रहे हैं। कलर चेंज करके नहीं होगा ये काम आपका होगा, एक पैरामीटर है यहाँ पे, एट्रीब्यूट होता है बेसिकली बॉटम का, उसकी मदद से होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं जल्दी से, पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं 17 पे भी आ जाता हूँ। अगर मैं आगे 17 का बनाऊँगा तो क्या होगा, अब और वैल्यूज़ हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। अगेन क्या हो रहा है कि थर्ड वाला जो कॉलम है ना हमारा, वो ग्रीन से इसने प्लॉट किया, ठीक है, और ग्रीन की वजह से क्या हुआ कि वो वैल्यूज़ कम थी तो हमें थोड़े थोड़े बार्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब इसको हम सही करने लगे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, लेट से कि सबसे बॉटम पे ना 2015 दिखे, 2015 का रिकॉर्ड दिखे, लेट से ये रिक्वायरमेंट है। 2015 का सबसे नीचे मुझे बार दिखे, उसके ऊपर क्या दिखे 2016 दिखे, और फिर टॉप पे क्या मिले 2017 मिले। तो अब मैं इसको इस तरह से चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं 2017 को उठा के टॉप पे ले जाऊँगा कि सबसे मेरा कौन सा प्लॉट चाहिए, मुझे 2017 ये सबसे टॉप पे बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा 2016 और 2015, लेकिन हमने एक कमांड यूज़ करनी है। वो क्या यूज़ करनी है, मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर और मैं लिखूंगा बॉटम, ये एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे। अब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि 2017 का प्लॉट जो कर रहे हो ना, उसके नीचे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, 16 भी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे 16 भी लिख देता हूँ और प्लस करके मैं 15 भी लिख देता हूँ। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई 17 वाला प्लॉट करो, ठीक है, 17 वाली वैल्यूज़ को प्लॉट करो, लेकिन 17 वाली वैल्यूज़ के नीचे कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलेगी, 16 मिलेगी तुम्हें और क्या मिलेगी 15 मिलेगी, उसको सम करके बॉटम पे तुम्हें शो करवाना है, ठीक है। मैं पहले एक बार प्लॉट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यही चीज़ मुझे यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ से 16 वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि 16 के नीचे क्या देखना है मुझे, 15 का डिटेल देखनी है। पहले एग्जीक्यूट करता फिर समझाता हूँ। अब देखें क्या हुआ है। इससे पहले एक और काम करते हैं, मुझे लेजेंड लगाने हैं, ठीक है, क्या करने, लेजेंड लगाने। तो क्या करूँगा मैं कॉमा करके इसको बताऊँगा लेवल, ठीक है, और लेवल में क्या बताऊँगा इसको मैं 2017 कि ये वाला जो प्लॉट है किसका है 2017 का, और ये वाला 2016, और ये वाला 2015 का। अगर इतना पार्ट मैंने रन किया तो मुझे लेजेंड्स नहीं मिलेंगे, तो मुझे इन दी एंड मतलब plt.legend को लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। plt.legend यूज़ किया तो ज़रा देखना बता रहा है कि 2015 का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है, 16 वाला ऑरेंज है और 17 वाला क्या है, ब्लू। आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर की कमांड लिख के कलर आप इसको बता दें, वो काम कर देगा, ठीक है। अब ज़रा समझे मैंने किया क्या है। देखें मैंने क्या कहा था, मुझे 2017 वाला सबसे टॉप पर चाहिए, ठीक है। अब सबसे टॉप पर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे समझे बात को, जैसे वार्नर है ना, तो मुझे उसको टॉप पे दिखाने के लिए उसके नीचे वाली वैल्यू उसका पता होना चाहिए ना, कि उसके नीचे और कितनी वैल्यूज मुझे मिलने वाली है। मेरी बात समझ रहे हैं। और मैं आपको डेटा पे लेके जाऊँ, 17 का रिकॉर्ड क्या है, ये 216 है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उससे पीछे 2015 और 16 दोनों की वैल्यूज़ को सम किया, ठीक है। और मैंने क्या बताया बॉटम, कि तुम ये जो वैल्यूज दिखाओगे ना 17 वाली, इसके बॉटम पे तुम्हें क्या रखना है, इन दोनों सम की वैल्यूज़ मतलब इन दोनों के सम को भी कंसिडर करना है, और फिर मुझे ऊपर डेटा दिखाना है 2017 का। ये बात समझ रहे मेरी, वरना आपका ग्राफ तो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। अगर लेट्स में कितना आता है 216 आ रहा है, कितना डेटा आ रहा है 17 का, सिर्फ इसका 216 इसके रन्स बने हुए हैं। तो अगर मैं 216 को डायरेक्ट यहाँ पे प्लॉट करूँगा ना, कहाँ देखने को मिलेगा मुझे बार, तकरीबन यहाँ तक के मुझे देखने को मिल रहा होगा। 15 है ना ये, 16 इससे भी कहीं नीचे आ रहा होगा, तो 17 का सिर्फ इतना सा प्लॉट बनेगा ये। लेकिन मैंने क्या किया, उसको पकड़ के ऊपर बिठा दिया, मैंने कहा ऊपर जाओ, और बॉटम में क्या होगा तुम्हारे पास, ये सम की वैल्यूज मौजूद होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सम देखने को मिल गया। सिमिलरली 16 का मैंने बनाया सेकंड नंबर पे सेंटर में मतलब, और मैंने बोला कि तुम्हारे पास नीचे जो डेटा होगा वो किसका होगा, 15 वाला डेटा होगा, तो तुमने नीचे 15 वाला डेटा को दिखाना है।
और फिर इंडियन मैंने 15 वाले डेटा को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, क्लियर है यहाँ तक। अगर आप चाहें इसको रिवर्स भी बना सकते हैं, लाइक 15 का सबसे ऊपर, 16 का फिर सेंटर पे और 17 का सबसे बॉटम पे। क्या होगा, सिर्फ आपके पास ये 17 15 बन जाएगा और बॉटम के अंदर आपके पास क्या होंगी चेंजेस, 2016 और 2017 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो आपकी इस तरह की चेंजेस की वजह से आपका वो वाली फंक्शनलिटी अचीव हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक चीज़ समझते हैं कि मुझे क्या करना है। अभी ये स्टेक्ड है, ये क्या बना है, स्टेक्ड कहलाता है ये, स्टेक्ड बार चार्ट। अगर मुझे साइड बाय साइड चाहिए, ठीक है, अगर मुझे साइड बाय साइड ग्राफ चाहिए, साइड बाय साइड का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि तीनों लाइन्स एक साथ मौजूद हों। ठीक है, एक मिनट यहाँ देखते हैं ज़रा, बार चार्ट साइड बाय साइड। हाँ, इस तरीके का देखें, लेट से ये वर्टिकल वाला बना रहे हैं हम, ठीक है, और मुझे इस तरह का साइड बाय साइड चाहिए कि पहले जो है वो 2015 की डिटेल आ जाए, फिर 2016 की डिटेल आ जाए और फिर 2017 की डिटेल आ जाए, समझ रहे हैं। और प्लेयर क्या हो, प्लेयर आपका एक ही हो। ठीक, सिमिलरली उसके बाद दूसरा प्लेयर हो, 15 16 17 का डेटा आ जाए। साइड बाय साइड क्या करना चाह रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड्स को रखना चाह रहा हूँ। ठीक, अब इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा हमें जुगाड़ तरीके से काम करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब के अंदर। ये शायद सीबोन के अंदर एक पूरा फंक्शन आता है तो वो आसान होता है, लेकिन मैटप्लॉटलिब में इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं काम करूँगा कि मैं पहले तो इनको प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं पूरा ही यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये बॉटम वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं, लेवल रहने देते हैं। सही है, अगर मैं इतना प्लॉट करूँगा, अगेन आपके पास क्या आ रहा है, ओवरलैप वाला पार्ट आ रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना एक्स एक्सिस पर एक वैल्यू रखने वाला हूँ। ठीक है, मतलब वैल्यू क्या होगी मेरी, अब ये जो डी विलियर्स आ रहा है, जो भी इसका नाम है, ये फर्स्ट नंबर पे मौजूद है। ठीक है, वार्नर सेकंड नंबर पे मौजूद है, एंड सो ऑन, हमारे पास ये सीक्वेंस में चल रहा है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे क्या करूँ, कुछ देर के लिए एक नंबर उठा लूँ। ठीक है, नंबर में कैटेगरी बना के रखूँगा और उस नंबर की मदद से मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये प्लॉट्स बना लूँ। मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पर लिखता हूँ np डॉट अरेंज और अरेंज के अंदर मैं पास करता हूँ इसको लेन ऑफ बैट्समैन। ठीक है, पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। चलें, पहले आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं इतने पार्ट को रन करूँ np डॉट अरेंज वाले पार्ट को, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, जल्दी से गेस कर सोच के बताएं। देखें, बैट्समैन की लेंथ निकलेगी पहले। अब तकरीबन 5 बैट्समैन है हमारे पास, तो 5 मतलब लेंथ क्या करेगा, उसको 5 बना देगा। ठीक है, लेकिन हमने पीछे अरेंज लगाया हुआ है, तो नंबर्स कहाँ से चलेंगे, हमारे 0 से चलेंगे और 4 तक नंबर्स आएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, या अगर आपके पास 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स, अब मैं इनको एक से प्लॉट करना चाह रहा हूँ। मतलब अभी जो मुझे विलियर्स, वार्नर, धोनी वगैरह देखने को मिल रहा है ना, इनकी जगह मुझे क्या देखने को मिलेगा, 0 1 2 3 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों करूँ बताता हूँ मैं, साइड बाय साइड ग्राफ को लाने के लिए। तो अगर मैं अभी इतने डेटा को रख के बैट्समैन का डेटा यहाँ पे प्लॉट करवाऊँ, ज़रा देखें आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4, जिस समय मैंने समझा था वो आ गई चीज़। अच्छा, अब थोड़ा सा हमने काम ये करना है कि साइड बाय साइड चाहिए ना, और ये क्या है, प्लॉट भी आपके मतलब ये जो बार्स हैं थोड़े ठीक है, तो हम इसकी एक तो विड्थ को कम करेंगे, एक तो हम इसकी विड्थ को कम करने वाले हैं, दूसरा काम क्या करेंगे कि इनको ना लेफ़्ट पे शिफ्ट करवाएंगे, लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे इसको। ठीक है, बारी बारी काम करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक विड्थ की एट्रीब्यूट होता है, उसको यूज़ करता हूँ, और क्या विड्थ दें इसको, 2 रख के देखें कितनी आती है। अच्छा, 2 में तो बहुत ज़्यादा हो गई, मैं भी शायद डेसिमल में देनी पड़ेगी। 0 पॉइंट अगर मैं 5 करके देखूँ, हाँ थोड़ा सा थिन होगा। ठीक है, और इसको कम कर लेते हैं, लेट से 0.3 करके देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा आ चुकी है,
एक काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम क्या करूँगा, मैंने क्या कहा था कि जो जीरो वाला आप बार देख रहे होंगे ना, ये बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, मतलब हाफ ही जीरो के लेफ्ट पे है, हाफ ही जीरो के राइट पर है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे शिफ्ट करा दूँ। तो अगर समझे बात को, अगर मैं इस नंबर में -0.2 कर दूँ, ठीक है, 0.2 या 0.3 कर दूँ, लेट से मैंने 0.3 लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, हर वैल्यू में से 0.3 माइनस हो जाएगा। तो जीरो अगर मेरे पास पहला नंबर आ रहा है, उसमें से 0.3 माइनस होगा, क्या बनेगा, 0.3 नेगेटिव का ही बन जाएगा। देखें आउटपुट देखें फिर पता चलेगा। तो देखें चले गया, वहाँ पर शिफ्ट हो गया, सारे शिफ्ट हो गए, क्योंकि हमने ये वाला काम हर वैल्यू से करवाया। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी आपको मालूम है कौन सा डेटा है, ये 2017 का डेटा है, ठीक है। अब यही काम मैं करूँगा किसके लिए, 2016 के लिए। ये काम करते हैं, बारी बारी चलते हैं। 15 लिखते हैं पहले, ठीक है, कि भाई पहले कौन सा आ रहा है, सबसे पहले वाला प्लॉट 2015 के लिए वाले पास, ठीक है। अब मुझे इसके बिल्कुल बराबर में कौन सा प्लॉट चाहिए, 2016 वाला चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, आप लोग ज़रा सोच के बताएं। पहले मैं इतना ही पार्ट कॉपी करता हूँ और मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। और मैंने क्या किया, अगर मैं इसमें से 0.3 हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूँ, 16 कर दूँ, बस मैंने दो काम किए हैं। तो ये समझ आ रहा है मैंने क्या किया है, मैंने असल में -0.3 लगा के उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करवाया था। हाँ, अब ये लोकेशन उसकी वजह देने वाली है, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी बहुत हमें एडजस्टमेंट करनी पड़े, लेकिन आप लोग पॉइंट समझ रहे होंगे कि ये 15 हो गया और हमने इसको 16 कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, देखें तकरीबन सही आ रहा है, थोड़ा बहुत ओवरलैप हो रहा है लेकिन सही है फिलहाल के लिए, इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या हुआ, हमारा वो वाला 16 वाला प्लॉट बराबर में आ गया। अब इसके बराबर में मुझे 17 वाला प्लॉट लेकर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग गेस सही कर पा रहे होंगे, प्लस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 0.3 को क्या करूँगा, आपकी मर्तबा में प्लस करूँगा। तो मैं इसको नीचे कॉपी करता हूँ और इस जगह आकर, ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, इसमें आके प्लस करूँगा, इसको मैं 0.3, और यहाँ पर आएगा क्या कि 17 वाला डेटा प्लॉट करो और यहाँ पे 17 को शो करा दो, ठीक है। तो अब देखें ये ला रहा है। अच्छा, अभी भी मसला क्या है कि थोड़ा सा घिचपिच लग रही है, मतलब स्पेस कम देखने को मिल रही है। तो आप क्या करें, विड्थ को थोड़ा सा और कम कर दें। विड्थ आ रही है ना, हम इसकी लेट से 0.22 कर देते हैं सबकी। एक मिनट देखते हैं कि 0.2 का सही काम कर रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्या हो गया, ये हिल गया, ठीक है। लेकिन एक मिनट, अगर मैंने इसको वो किया है ना, मैं एक मिनट अगर यहाँ पे 0.2 करके देखता हूँ, ये देना, ये थोड़ी सी मतलब जुगाड़ है, डिफरेंट आपको तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हाँ, देख रहे हैं, अब थोड़ा सा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, मतलब मैं उसको पहले 0.3 ज़्यादा लेफ्ट पर लेके जा रहा था एक तरीके से। तो मैंने क्या किया, उसकी मैंने शिफ्टिंग थोड़ी सी कम करी, 0.2 कर दिया सिर्फ, ठीक है। और फिर भी मैंने कितनी कर दी, 0.2 ही रखी, तो क्या हो गया, थोड़ा बेटर हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको 0.2 ही रखूँ और इसको 0.3 करूँ अब वापसी से, तो देखते हैं कि क्या बिहेवियर बनता है इसका। ओवरलैप, हाँ ओवरलैप हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब ये नंबर हमारे पास आइडियल नंबर्स हैं जिन पे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये साइड बाई साइड आपका ग्राफ आ गया। अब आपको क्या चाहिए, लेबल चाहिए, वो चाहिए, लेजेंड्स चाहिए। तो फिलहाल लेजेंड्स के लिए हम लिख देते हैं PLT.legend करके, तो हमें अभी इसके ये डेटा देखने को मिल जाएगा, सही है। लेकिन अभी भी एक मसला है, वो मसला क्या है कि एक्स एक्सिस पे उन प्लेयर्स के नेम्स नहीं आ रहे, नंबर्स आ रहे हैं। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। किस तरह रिप्लेस करेंगे, एक हमारे पास PLT.xtick होता है शायद, हाँ xtick फंक्शन का नाम है, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि पहले तो ये बताओ कि आपने किससे रिप्लेस करना है, ठीक है। और सेकंड में बताना होता है मतलब किस से रिप्लेस करना है, और सेकंड में बताना होता है किसको रखना है। बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें मेरे पास एक्स एक्सिस में क्या मौजूद है, ये नंबर्स मौजूद है 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो ये किसकी मदद से निकले थे, मेरे इस पार्ट की मदद से निकले थे ना। अगर मैं इतने ही पार्ट को कॉपी करूँ, उठा के वापसी यहाँ रख दूँ, तो मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि मेरे जो है ना एक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़, इनको हटाना है या इनको रिप्लेस करना है किसके साथ, आगे जो बताऊँगा उसके साथ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये लेन वेन सब कुछ हटाता हूँ, ठीक है। बैट्समैन के अंदर से बैट्समैन के नेम्स आ जाएंगे सारे, तो उम्मीद है चलना चाहिए, हाँ आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो लेंस जो नंबर्स थे हमने इसकी मदद से निकाले, तो उसको उठा के रखा और आगे बोला कि उसको रिप्लेस करके ये वाली चीज़ लगा दो हमारे पास। तो उसने ये वाली चीज़ हमें करके दे दी, ठीक है।
तो एक तरीके से क्या हो गया, ये हमारे पास ये साइड बाय साइड प्लॉट हो गया, और ये बहुत यूज़फुल होता है, इस तरह से डेटा पे बनाना काफ़ी यूज़फुल होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने वो देख लिया साइड बाय साइड वाला, मल्टीपल बार चार्ट्स ऊपर हमने देख लिए, एक्सट्रिक्स भी हमने देख ली, ठीक है। आगे एक चीज़ है हमारे पास, लेट से डेटा मौजूद है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मैं इनको प्लॉट करता हूँ। PLT डॉट बार बनाया, बार प्लॉट बनेगा ना, एक कैटेगोरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल है, और कलर्स आ जाएंगे, कॉमा करके चिल्ड्रन, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह से आ रहा है बिहेवियर आपका, ठीक है, बहुत वियर्ड सा आ रहा है। तो क्या करते हैं इसके लिए हम एक हाँ, क्या होता है, एक्स टिक का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। क्या यूज़ होता है हमारा, एक्स टिक्स का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, मुझे नीचे लिखना चाहिए था, खैर एक्स टिक्स हमारे यहाँ भी काम करेगा। हम क्या बोलेंगे इसको कि जो प्लॉट कर रहे हो ना, PLT डॉट एक्स टिक्स, और यहाँ पे इसको बताएंगे रोटेशन कर दो वर्टिकल, ठीक है। चला के देखते हैं, हाँ ये देख रहे हैं, अब क्या हो गया, हमारी इस तरह की वैल्यूज देखने को मिल गई। तो एक्स टिक्स जो है हमारे पास, आपने देखा एक तो रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेकिन ये दो इसकी मेन थी कि हम जब डेटा के साथ काम कर रहे हो ना, तो इस तरह डेटा लाजमी देखने को मिलेगा। तो रोटेशन वर्टिकल करा के हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इस तरह से उसको परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। स्टेक बार चार्ट हम ऊपर देख चुके हैं बॉटम वाला पैरामीटर के साथ, तो हमारे वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। चलें, हिस्टोग्राम में और पाई चार्ट है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं ताकि ये मेट्रोटिप कंप्लीट हो जाए आज की क्लास में। हिस्टोग्राम, अभी तक हमने ऊपर जो चीज़ें देखी है ना, लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट और बार प्लॉट, ये बाईवेरिएट थे, दो डेटा पॉइंट्स हमें चाहिए, मतलब दो कॉलम्स चाहिए लाजमी। लेकिन हिस्टोग्राम क्या है, ये यूनिवेरिएट है। यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह करते हैं, एक मिनट देखते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, डेटा न्यूमेरिकल होना चाहिए, कैटेगोरिकल पे हरगिज़ काम नहीं करेगा। अब क्या मतलब है इसका, देखते हैं ज़रा। देखें, ये एक डेटा मौजूद है, रैंडम डेटा उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पहले एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, और मैं जाके क्या करता हूँ, PLT डॉट हिस्ट लिखता हूँ। हिस्टोग्राम का शॉर्टकट क्या है, हिस्ट, और मैंने यहाँ पे इसको डेटा पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इतना पार्ट प्लॉट करूँगा ना, तो अब क्या कर रहा है ये खुद ना रैंडम बिन्स बना रहा है। बिन्स, अब बिन्स क्या होता है समझे ज़रा। इसने क्या किया, 10 से लेके तकरीबन 15 तक का एक रेंज बनाई, ठीक है। 10 से 15 तक के आप लोग ज़रा मुझे बताएं कि कितने नंबर्स देखने को मिलने हमें। एक तो 10 खुद है, एक कौन है, 15 है, सही है, दो नंबर्स आ रहे हैं। तो देखें बाहर कहाँ तक पहुँचा, इसका 2 तक पहुँच गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसने एक रेंज बनाई तकरीबन आई थिंक 25 से स्टार्ट हो रही है शायद, 25 से 35 तक की इसने एक रेंज बनाई। अब ज़रा बताएं 25 से 35 में कितने नंबर्स आ रहे हैं, एक, ठीक है, और ये दो, ऐसी है ना, नहीं 25 से 35, हाँ ठीक है, दो नंबर आ रहे हैं, लेकिन एक क्यों दिखा रहा है ये 25 से 35, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, इसको 2 तक लाना चाहिए था, 2 तक लाना चाहिए था। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको या तो ये थोड़ी रेंज कम बना रहा है मे बी, जब ये 1 तक इसको दिखा रहा है। खैर, हम क्या करते हैं, हम खुद के अपने बिन्स डिसाइड करते हैं। अभी बिन्स इसने खुद बनाए ना, और हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है डेटा में, तो हम क्या करते हैं, बिन्स इसको खुद बताएंगे कि तुम यहाँ से यहाँ तक के क्या करो, कंसिडर करो हमारे बिन्स को, मतलब ये रेंज कंसिडर करो। तो मैं बिन्स लिखूंगा यहाँ पे, और बिन्स लिख के मैं बोलता हूँ लेट से एक बनाओ 10, दूसरा क्या होगा 20, फिर एक तीसरा बिन बनेगा किसका 30, फिर किसका बनेगा 40, 50, 60 और 61 मौजूद है हमारे पास, तो 70 तक क्या बना रहे थे। देखें मेरे पास मिनिमम नंबर कौन सा है 10 है, और मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या है मेरे पास 61 है, तो मैंने 70 तक के बिन्स बना लिए। अब होगा क्या, 10 से 20 तक का एक बिन बनेगा, 20 से 30 तक का एक दूसरा बिन बनेगा, 30 से 40 तक का एक दूसरा बिन बनेगा, तीसरा बिन बनेगा। एग्जीक्यूट करते ज़रा। अब क्या हुआ कि उसने सबको मिक्स कर दिया है, ठीक है, मतलब सबको एक साथ ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर देखने को मिल रहे हैं, और आई डोंट नो कि ऐसा क्यों कर रहा है कि 20 से 30 विड्थ कम, 1 मिनट, विड्थ 0.3 बहुत कम हो गई है, अगर 2 करें इसको, सही है। तो खैर पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसको हम सही कर लेंगे एडजस्ट करके।
आपके पास जो हमने 10 से 20 तक की रेंज बनाई है ना, समझे, बिन्स जो बनाए, हमारा डेटा सही उठा के ला रहा था। हमने उसको क्या बोला, 10 से 20 तक के क्या करो, हमारे नंबर्स को देखो। उसने क्या किया, 10 से 20 तक का एक आपका बार लोकेट किया और वो कहाँ तक ले गया, उसको 2 तक के ले गया। फिर 20 से लेके कहाँ तक, 30 तक का एक दूसरा बार उसने बनाया और उसको कहाँ तक ला रहा है, 1 तक ला रहा है। अब क्यों कर रहा है इस तरह का, कुछ समझ आ रहा है कि 20 से 30 एक है, अच्छा हाँ सही तो है, लेकिन यहाँ पे क्या मसला करता है बाई डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर ये, लेकिन सही है, समझ गया मैं, ठीक है, कि अभी नंबर हमने खुद बिन्स डिसाइड किए हैं तो उसके हिसाब से नंबर्स को ये एलोकेट करवा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हिस्टोग्राम में जो क्या करता है, हमारे ये यूजुअली यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट में ज़्यादातर इसका यूज़ हो रहा होता है। ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। एक और मौजूद है हमारे पास डेटा, हमने क्या करना है यहाँ पे, मैंने इस फाइल का नाम चेंज किया, इसको मैं मैच का नाम देता हूँ। एक मैच की मेरी फाइल मौजूद है और यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ, मैटप्लॉटलिब फोल्डर का नाम है, उम्मीद है चल जाए, एरर दे रहा है। पूरा पाथ कॉपी करना पड़ेगा मैच के लिए, ठीक है। यहाँ पे पाथ कॉपी किया है मैंने और उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये डेटा आ गया हमारे पास। डीएफ को जरा देखते हैं, डीएफ में क्या मौजूद है। ये कुछ बेसिक सा डेटा मौजूद है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके हमें इसका हमें डेटा प्लॉट करना है, ठीक है। इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो ज़रा बताएं कि मुझे कितने कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ बैट्समैन रन्स वाले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे pld.hist और आगे क्या बताऊँगा df, यहाँ पे क्या लाओ, बैट्समैन रन्स को उठाओ और उसके बाद कितने बिन्स बनाने हैं। अच्छा भाई ये कुछ ज़्यादा बड़ा डेटा आ गया 175, ठीक है, तो इसको हमें सही से हैंडल करना पड़ेगा जब भी हमारा प्लॉट सही से दिखने वाला है। खैर बिन्स बनाते हैं, कहाँ से बनाएं, 0 से 10 का एक बिन बनेगा, ठीक है। फिर 20 का बना लेते हैं, 30 का बना लेते हैं और 30 के बाद 30 तक के जाएंगे, लेकिन 30 वाला मिस हो जाएगा अगर आगे नहीं बढ़े हम। तो 30 के बाद क्या बना दें, 40 का बना दें और 40 के बाद फिर अगर मैं 180 लिख के देखता हूँ, देखते हैं किस तरह काम करता है ये। थोड़ा सा वेट बिहेवियर ला रहा है, लेकिन समझिएगा हमने क्या बोला, इसको 0 से कहाँ तक का एक बिन बनाओ, 10 तक का एक बिन बनाओ। तो इसने 0 से 10 तक का एक बिन तो बनाया, उसमें कितने नंबर इसको देखने को मिले, 1 देखने को मिल रहा है इसका नंबर। तो इसने क्या किया, वहीं तक के प्लॉट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, 10 के फ़ौरन बाद से इसने 20 तक का एक और बिन बनाया, ठीक है, और उसमें इसको कितने नंबर देखने को मिल रहे हैं, ये रहा 11, एक ही नंबर इसको देखने को मिल रहा है। तो अगेन आपका बार क्या हो गया, वो ज्वाइन हो गया उसके साथ। अगेन अगर आपको इसमें स्पेस देनी है तो विड्थ को थोड़ा कम कर लें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कितना, 5 कर देते हैं। लेकिन अब बिन्स क्या हो रहा है हमारे, कम हो गया है, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम ना एक नंबर कम करके रखें। लेट्स मैं यहाँ से लिखता हूँ 0 से 9 और अगर मैं इसको बंद करूँ ब्रैकेट्स के अंदर और आगे इसको बताएं कि 10 से 20, लेट्स से इसको किस तरह करके देखते हैं, नहीं कर रहा, मतलब ये आपको उस तरीके से लिखना पड़ेगा कंबाइन करके, जिसमें क्या होगा, आपको डेटा देखने को मिल रहा होगा, मतलब ये मिलकर ही आने वाला है, ठीक है। और डेटा की यहाँ पे क्या करेगा, आपको उसकी डिटेल्स दिखा देगा, ठीक है। खैर ये यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए, तो अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो शायद यूज़ करें, अदरवाइज इतना कोई फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होगा ये। एक लास्ट प्लॉट है हमारे पास, पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा ये एक चीज़ है हमारे पास, लोगरिथमिक स्केल, ये क्या होता है, इसको ज़रा बता देता हूँ। अगर लेट से मेरा डेटा बहुत बड़ा आ रहा है, मुझे डेटा मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है, तो ना यहाँ पर एक हमारे पास कमांड होती है, एक एट्रीब्यूट होता है लॉग्स का। लॉग में क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। आपको याद होगा हम लॉग पेपर पे एक ग्राफ बनाया करते थे, ये यूनिवर्सिटी में ही बनाया हुआ होता है और शायद मैट्रिक में शायद बनाया, मुझे याद पड़ा है।
ठीक Logbook होती है, है। बिल्कुल लॉग बुक होती है, हम उस पर बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो उसको आपको पता होगा कि 100 हो या 1000 हो, अगर इसमें आपके नंबर्स लाई करें वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। 10,000 थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, फिर 1 लाख थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो क्या होगा उसकी वजह से हमारे पास एक थोड़े पॉइंट्स करीब करीब देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं।